नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री का मटेरियल दिया जा रहा है और आज यह मैराथन क्लास है। बीपीएससी पीजीटी इतिहास का यह मैराथन क्लास आज मैं आप लोग को दे रहा हूं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो क्लास है ये वन लाइनर क्लास है, आप लोगों के लिए वन लाइनर सीरीज है और इसमें कुल 370 क्वेश्चंस हैं। 370 क्वेश्चंस हैं और ये जो 370 क्वेश्चंस हैं ये विश्व इतिहास का है। विश्व इतिहास के कुल 370 रामबाण प्रश्न मैं आप लोग के सामने लाया हूं। जैसा कि आप लोग बीपीएससी 6 से 8 आपका पेपर हो चुका है, बीपीएससी 6 से 8 सामाजिक विज्ञान का, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें विश्व इतिहास के कितने प्रश्न थे और विश्व इतिहास कहीं ना कहीं मेरिट निर्धारित करेगा। मैं विश्व इतिहास पढ़ाने का अभी तो समझिए 4 से 5 दिन ही बचा हुआ है, विशेषकर मानिए तो 4 से 5 दिन बचा हुआ है, ज़्यादा समय नहीं है। तो हम आप लोगों को यह बताना चाहते हैं कि 4 से 5 दिन का समय बचा है तो ज़्यादा समय तो है नहीं, तो केवल एक वीडियो मैं आप लोग को देने जा रहा हूँ, केवल एक वीडियो भी देने जा रहा हूँ। और यह बात सुन लीजिए, सभी लोग कान खोलकर सुन लीजिए, यह एक वीडियो इनफ है, यह एक वीडियो पूरी तरह से पर्याप्त है आप लोगों का मेरिट निर्धारित करने के लिए। मैं पूरे यकीन के साथ बोल सकता हूं कि विश्व इतिहास, पीजीटी इतिहास, बीपीएससी पीजीटी इतिहास का जो विषय है उसमें विश्व इतिहास के जितने भी प्रश्न आपके परीक्षा हॉल में आएंगे, विश्व इतिहास के जितने भी प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में समाहित होंगे, उसमें 70% प्रश्न हमारे इस वीडियो से होगा। ध्यान रखिएगा, यह विश्व इतिहास के जितने भी प्रश्न आएंगे, अगर 10 प्रश्न भी विश्व इतिहास का आ गया तो मैं यकीनी तौर पे बोल दूं 7 प्रश्न सीधे सीधे आज के इस मैराथन वीडियो से आप लोग को देखने को मिलेंगे। यह विश्वास सिर्फ मैं कर सकता हूं, ठीक है। जितने भी प्रश्न रहेंगे उसका 70%, जितने भी प्रश्न रहेंगे विश्व इतिहास के उसका 70% प्रश्न हमारे इस 370 क्वेश्चन की सीरीज से आपको मिल जाएंगे, क्योंकि यह बहुत ही रामबाण सीरीज है जो आप लोग को देने जा रहा हूं। तो इसे आप इग्नोर बिल्कुल मत करिए, 2 बार 4 बार 5 बार लगातार देख लीजिए, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं और सिर्फ एक ही वीडियो में मैं पूरा विश्व इतिहास इसमें कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो लोग कंफ्यूजन में थे, परेशान थे कि अब क्या होगा और बहुत डिले हो रहा है, तो अब डिले नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक ही वीडियो में मैं पूरा समाहित कर दे रहा हूं और यह पीडीएफ जिनको भी चाहिए, जो लोग हमारे कोर्स को परचेज कर चुके हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम पर यह वीडियो मैं डाल दूंगा, टेलीग्राम पर यह पीडीएफ डाल दूंगा, वहां से आप लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 5500 क्वेश्चन की सीरीज है जिसमें 370 क्वेश्चन विश्व इतिहास के हैं। यह आपको टेलीग्राम पेड वाले टेलीग्राम में मिल जाएगा। और जो लोग पेड कोर्स नहीं लिए हैं वह लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वह सिर्फ 150 केवल 150 रुपये में यह पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। 150 रुपये में यह पीडीएफ आपको मिल जाएगा। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, यही नंबर है जो आप लोग को स्क्रीन पर शो हो रहा है। स्क्रीन पर शो हो रहा है वही आपका फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर है, ठीक है। स्क्रीन पर शो हो रहा है, यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे यही नंबर है। केवल 150 रुपये का पेमेंट करना है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है और आपको यह पीडीएफ मैं आप लोग को व्हाट्सएप पर भी दे दूंगा और टेलीग्राम पर भी आपको ऐड कर दूंगा, जहां पर आप लोग को मटेरियल मिल जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। विश्व इतिहास के रामबाण प्रश्न 370 प्रश्न रहेंगे और मैं फिर बोल दूं, इसे आप बिल्कुल नजरअंदाज मत करिए। परीक्षा हाल में विश्व इतिहास से संबंधित जितना भी प्रश्न रहेगा उसका 60-70% प्रश्न आपकी इस वीडियो से देखने को मिलेगा, क्योंकि यह सीरीज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं और यह सभी वन लाइनर सीरीज है। जैसे ही वन लाइनर सीरीज आपकी समाप्त हो जाएगी, एक मैराथन वीडियो मैं टेस्ट सीरीज का भी आप लोग को उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से मानी गई है? इटली के फ्लोरेंस नगर से पुनर्जागरण की शुरुआत मानी गई है। जल्दी जल्दी देखेंगे मित्रों। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो पुनर्जागरण का जो अग्रदूत माना जाता है, इटली के महान कवि दांते को माना जाता है। दांते को यह पुनर्जागरण के अग्रदूत हैं। दांते का जन्म कहाँ हुआ था? दांते का जन्म हुआ था इटली के फ्लोरेंस नगर में। इटली के फ्लोरेंस नगर में दांते का जन्म हुआ था और इटली के फ्लोरेंस नगर से ही पुनर्जागरण की शुरुआत भी मानी गई है। दांते के बाद पुनर्जागरण को आगे ले जाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो पेट्रार्क महोदय थे, पेट्रार्क थे। और पेट्रार्क को मानवतावाद का संस्थापक से माना जाता है, तो पेट्रार्क को ही मानवतावाद का संस्थापक माना जाता है। ये इटली के रहने वाले थे पेट्रार्क महोदय, ठीक है।
प्रश्न 6 देखिएगा, इटालियन गद्य का जनक किसे माना जाता है? इटालियन गद्य का जनक माना जाता है कहानीकार बोकेशियो को। कहानीकार बोकेशियो को इटालियन गद्य का जनक माना जाता है। डेकामेरॉन किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? बोकेशियो की पुस्तक है डेकामेरॉन। देखिए मित्रों, आप लोग यह मत देखिए कि मैं कितना ज्यादा मात्रा में आप लोग को दे रहा हूं, कितना कम समय बचा हुआ है, और कम समय में अगर यही बोल रहा हूं कि अगर इस सीरीज से अगर आपके 10 प्रश्न भी फंस जाते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों के लिए। और 8 से 10 प्रश्न जरूर फंसेंगे, आपके आएंगे जरूर, ठीक है। आधुनिक विश्व का पहला राजनीतिक चिंतक कौन था? फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली। आधुनिक विश्व का पहला राजनीतिक चिंतक था फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली। प्रश्न 9 देखिएगा, मैकियावेली की कौन सी लोकप्रिय किताब है? तो मैकियावेली की जो प्रसिद्ध लोकप्रिय किताब है द प्रिंस। द प्रिंस जो है मैकियावेली ने लिखा था। और भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं? जो चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहते हैं। प्रश्न 10 देखिएगा, पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के कौन से 3 कलाकारों की कृतियों में देखने को मिलती है? इटली के 3 कलाकार जो पुनर्जागरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। यह 3 महत्वपूर्ण कलाकार हैं इटली के, जो चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, गायक हैं, संगीतकार हैं, दार्शनिक हैं, और इनकी कृतियां पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति देती है। प्रश्न 11 देखिएगा, लास्ट जजमेंट, द लास्ट जजमेंट ऑफ द फॉल ऑफ मैन। यह कृति है द लास्ट जजमेंट ऑफ द फॉल ऑफ मैन। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, यही मैं कह रहा हूं कि यहाँ जो आप लोग को हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर जो मिल जाएगा वो कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, यह ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब यह द लास्ट जजमेंट द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? माइकल एंजेलो की कृति है। इसे कभी मत भूलिएगा, परीक्षा में हर बार विश्व इतिहास से संबंधित प्रश्न ये आता है। प्रश्न 12 देखिएगा, सिस्तान के गिरजाघर की छत पर किसके द्वारा चित्र बनाया गया है? तो माइकल एंजेलो के द्वारा चित्र बनाया गया है। माइकल एंजेलो, लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन, इनकी कृति है माइकल एंजेलो की, और माइकल एंजेलो ने ही सिस्तान के गिरजाघर की छत पर पेंटिंग बनाई है, माइकल एंजेलो ने ही। प्रश्न 13 देखिएगा, जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र किसकी कृति है? तो जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का जो चित्र है वो राफेल ने बनाया था, राफेल ने, ठीक है। प्रश्न 14 देखिएगा, पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? तो चित्रकला का जनक माना जाता है जियाटो को। चित्रकला के जनक कौन है? जियाटो। पुनर्जागरण काल में चित्रकला के जनक जियाटो को माना जाता है। प्रश्न 15, पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन है? तो पुनर्जागरण काल का जो सर्वश्रेष्ठ निबंधकार है वो है फ्रांसिस बेकन, जो इंग्लैंड के हैं। द प्रेस ऑफ फॉली पुस्तक में किस पर व्यंग किया गया है? द प्रेस ऑफ फॉली जो है पुस्तक लिखी गई है, इसमें पादरियों के अनैतिक जीवन पर व्यंग किया गया है कि पादरियों का जीवन जो है कितना अनैतिक है, ठीक है, वो कितने भ्रष्टाचार में शामिल हैं। यह प्रेस ऑफ फॉली यह पुस्तक है पादरियों के अनैतिक जीवन और ईसाई धर्म की कुरीतियों पर। और यह पुस्तक किसने लिखा था? यह पुस्तक लिखा था इरास्मस ने, जो कहाँ के रहने वाले थे? हॉलैंड के रहने वाले थे। द प्रेस ऑफ फॉली किसने लिखा है? इरास्मस ने लिखा है। देखिए मित्रों, यह जितना भी प्रश्न बता रहा हूँ, देखिए कितना महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। और अभी यह 6 से 8 वाला जो SST हुआ था उसमें कितना प्रश्न अभी मैं खुद बता दूंगा, 4 से 5 प्रश्न मैं तुरंत बता दूंगा मैं कि यहीं से पूछे गए हैं, 6 से 8 वाले में भी, ठीक है। अपनी पुस्तक यूटोपिया के माध्यम से किसने आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया था? तो टॉमस मूर्ख ने। मतलब टॉमस मूर्ख की पुस्तक कौन सी है? यूटोपिया है। टॉमस मूर्ख ने यूटोपिया में क्या प्रस्तुत किया है? आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है, जो इंग्लैंड के रहने वाले थे। जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किसने किया है? मार्टिन लूथर ने किया है। रोमियो एंड जूलियट किसकी अमर कृति है? तो शेक्सपियर की अमर कृति है रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर की अमर कृति है। और यह कहाँ के रहने वाले थे? शेक्सपियर इंग्लैंड के रहने वाले थे। यह बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न होता है। आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता कौन है? रोजर बेकन है, यह भी इंग्लैंड के रहने वाले थे। प्रश्न 12, पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, इसका खंडन किसने किया है? देखिए सबसे पहले शुरुआत में क्या माना जाता था? एक थे टालमी। तो टालमी महोदय कहते थे कि पृथ्वी जो है सौरमंडल का केंद्र है, पृथ्वी को सौरमंडल का केंद्र मानते थे टालमी महोदय, ठीक है। लेकिन इनके इस सिद्धांत को खंडन किसने किया? कोपरनिकस ने। तो पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, इसका खंडन सर्वप्रथम किसने किया था? कोपरनिकस ने किया। कोपरनिकस कहाँ के थे? कोपरनिकस जो थे पोलैंड के थे। प्रश्न 13-23 देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम का पता किसने लगाया था? न्यूटन ने लगाया था, ठीक है। तो भारत में किसने लगाया? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ही सबसे सही उत्तर होना चाहिए, ठीक है। आर्यभट्ट ने सबसे पहले इसे प्रूफ किया था, लगभग न्यूटन से भी 1000 साल पहले।
प्रश्न 24, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 16वीं सदी में। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे मानते हैं? भाई धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मानते हैं मार्टिन लूथर को। मार्टिन लूथर कहाँ के थे? जर्मनी के रहने वाले थे मार्टिन लूथर, जो धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक थे। और इनके आंदोलन को क्या बोला जाता है? प्रोटेस्टेंट आंदोलन, प्रोटेस्टेंट आंदोलन बोला जाता है। प्रश्न 26, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई है? तो धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड से हुई है। इंग्लैंड, जर्मनी मत कर दीजिएगा। जर्मनी के रहने वाले तो मार्टिन लूथर थे, लेकिन उन्होंने धर्म सुधार आंदोलन की जो शुरुआत किया है वह इंग्लैंड से किया है। प्रश्न 27, धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, जॉन विक्लिफ को, जॉन विक्लिफ को। प्रश्न 28, अमेरिका की खोज किसने किया? अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब किया था? कब किया था भाई? 1793 में किया। और क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? स्पेन का नाविक था। ठीक है। प्रश्न 29, किसके नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका रखा गया था? अमेरिगो वेस्पुसी, यह इटली का एक नाविक था अमेरिगो वेस्पुसी, इसी के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका रखा गया था। प्रश्न 30, प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया? प्रशांत महासागर का नामकरण किया था मैगलन ने। मैगलन ने प्रशांत महासागर का नामकरण किया। और यह कहाँ का नाविक था? स्पेन का नाविक था। दरअसल बात यह है कि इसने प्रशांत महासागर का चक्कर लगाया था। ठीक है, प्रशांत महासागर का चक्कर लगाया और इसने इसका नामकरण किया था मैगलन, जो स्पेन का नाविक था। प्रश्न 31, समुद्री मार्ग से पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था? मैगलन। उसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था समुद्री मार्ग से। केवल प्रशांत महासागर नहीं, पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति मैगलन था। प्रश्न 1399, देखिए यह थोड़ा सा क्रम गलती हो गया है, इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है। पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? इटली के फ्लोरेंस नगर से पुनर्जागरण की शुरुआत मानी जाती है। प्रश्न 32, अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव कब पड़ी थी? दरअसल आप लोग को पता है ना कि जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड ने बहुत सारे देशों को अपना उपनिवेश बनाया था। तो जब अमेरिका को उपनिवेश बनाया था इंग्लैंड ने, तो उस समय इंग्लैंड पर किसका शासन था? मतलब कौन शासक थे उस समय? तो उस समय जेम्स प्रथम शासक थे, जेम्स प्रथम के शासनकाल में। ठीक है, जेम्स प्रथम के शासनकाल में अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव रखी गई थी, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 33, रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे? अमेरिका के मूल निवासी थे रेड इंडियन। प्रश्न 34, अमेरिका की आजादी की लड़ाई कब खत्म हुई थी? 1783 में। 1783 में पेरिस की संधि के तहत, पेरिस की संधि हुई थी ना, पेरिस की संधि 1783 में, उसी के तहत अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई खत्म हुई थी, पेरिस की संधि के तहत। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? 4 जुलाई 1776 में। 1776 में। देखिए इसे कंफ्यूज मत होइएगा। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली। इसीलिए अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाता है 4 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन अमेरिका की स्वतंत्रता मिल गई थी, लेकिन तभी छिटपुट लड़ाइयाँ चल रही थी। ठीक है, तो अमेरिका की जो आज़ादी की लड़ाई पूरी तरह से कब खत्म हुई थी? 1783 में, पेरिस की संधि के तहत। प्रश्न 36 देखिएगा, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था जो बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने? जॉर्ज वाशिंगटन। प्रश्न 37, बोस्टन की चाय पार्टी किस लिए जानी जाती है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के तात्कालिक कारण के लिए। देखिए मित्रों, यहाँ पर जो प्रश्न आप लोग को दे रहा हूँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं नाम गिनाने के लिए, खूब ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए मैं यहाँ पर नहीं बैठा हूँ, समय बहुत कम रहता है। लेकिन आप लोग जान लीजिए, मैं गागर में सागर भरने वाला मटेरियल आप लोग को देता हूँ, गागर में सागर भरने वाला मटेरियल। बहुत सारे लोग लगातार मैराथन चलाते हैं, लंबा लंबा वीडियो बनाते हैं और उसमें से कुछ भी नहीं आता है, कोई फायदा नहीं निकलता है। अब इस समय कम समय शेष है, 4 से 5 दिन का ही समय शेष है। अब इतने कम समय पर मैं आपको एक एक चीज मैं अगर खूब विस्तार से बताने लगूंगा, टाइम भी लगेगा और उसका कोई औचित्य भी नहीं है। ठीक है, तो यह 370 क्वेश्चन जो है विश्व इतिहास के, अगर आप लोग इसे देख लेंगे तो विश्व इतिहास के जितने भी प्रश्न आएंगे उसमें 60 से 70 से अधिक प्रश्न यहाँ से देखने को मिल सकता है, या मैं उससे भी अधिक मिलेगा। तो कुल मिलाकर लास्ट टाइम में आपको ज़्यादा फायदा होगा। बोस्टन की चाय पार्टी घटना का नायक कौन था? सैमुअल एडम्स। अभी देखिए ये चाय पार्टी वाली जो घटना है ना, बोस्टन की टी पार्टी, ये पूछी गई है, ये अभी 6 से 8 वाले में पूछा गया है। ठीक है, प्रजातंत्र की नींव सर्वप्रथम किस देश में रखी गई थी? अमेरिका में रखी गई थी। प्रश्न 40, आधुनिक गणतंत्र की जननी किसे कहा जाता है? अमेरिका को कहा जाता है।
फ्रांस मत कर दीजिएगा, ठीक है। गणतंत्र, आधुनिक गणतंत्र की जननी अमेरिका को कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। प्रश्न 42, अमेरिका की आजादी के दौरान अमेरिकियों का नारा क्या था? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह अमेरिकियों का नारा था अमेरिका की आजादी के दौरान। प्रश्न 43, संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ? 1789 में संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 में लागू हुआ था। 1789 में फ्रांस की क्रांति भी हुई थी, ठीक है, और 1789 में संयुक्त राज्य अमेरिका में लिखित संविधान लागू हुआ। मतलब 1776 में आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, और थोड़ा समय लगा, 1789 में लिखित संविधान लागू हो गया। प्रश्न 44, विश्व का पहला देश जिसने मनुष्यों की समानता और उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की थी, वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न 45, अमेरिका में दासों के आयात को कब अवैध घोषित किया गया था? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए 1808 में अमेरिका में दासों के आयात पर प्रतिबंध लगा था। दास प्रथा पर प्रतिबंध नहीं लगा था, दासों के आयात पर प्रतिबंध लगा था। मतलब दूसरे देश से दास अब अमेरिका में नहीं लाए जाएंगे। दासों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था 1808 में अमेरिका में। प्रश्न 46 देखिए, अब्राहम लिंकन किस साल अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे? तो यह 1860 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे अब्राहम लिंकन। प्रश्न 47, अमेरिका में दक्षिणी और उत्तरी राज्यों के बीच गृह युद्ध हुआ था। यह गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 12 अप्रैल 1861 से शुरुआत हुई थी। अमेरिका में दासों के आयात को कब अवैध घोषित किया गया था? 1808 में। किस साल अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन बने? यह चीज दोहरा दिया गया है, 1860 में बने। अमेरिका में दक्षिणी व उत्तरी राज्यों के बीच गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 12 अप्रैल 1861 को। 1 जनवरी 1863 को किसने दास प्रथा को खत्म कर दिया, उन्मूलन कर दिया? अब्राहम लिंकन ने। मतलब देखिए, अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 में बनते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, और 1860 में बनते हैं, और 1861 में 12 अप्रैल 1861 को दक्षिणी व उत्तरी राज्यों के बीच, अमेरिका के दक्षिणी व उत्तरी राज्यों के बीच गृह युद्ध की शुरुआत हो जाती है। जो दक्षिणी राज्य जो रहते हैं, अमेरिका के दक्षिणी राज्य जो रहते हैं, वह दास प्रथा के समर्थक रहते हैं, चाहते हैं दास प्रथा चलती रहे, और उत्तरी राज्य कहते हैं दास प्रथा को समाप्त करना चाहते हैं। इसी बात को लेकर दक्षिणी व उत्तरी राज्यों के बीच गृह युद्ध की शुरुआत हो जाती है 12 अप्रैल 1861 को, ठीक है। और 1 जनवरी 1863 को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया, दास प्रथा को समाप्त कर दिया, ठीक है। अब्राहम लिंकन का नारा था लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसको तो कोई नहीं भूल सकता है। प्रश्न 50 देखिए, जब अब्राहम लिंकन ने 1 जनवरी 1863 को दास प्रथा को समाप्त कर दिया, तो जब कोई व्यक्ति बड़ा कार्य करता है तो उसके कुछ शत्रु भी हो जाते हैं। तो जॉन विक्लिफ वुड ने अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी। कब हत्या की थी? 4 मार्च 1865 को। 4 मार्च 1865 को जॉन विक्लिफ वुड ने अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी। अब देखिए, अमेरिका का गृह युद्ध कब खत्म हुआ? 26 मई 1865 को। 26 मई 1865 को अमेरिका का गृह युद्ध खत्म हुआ। मतलब 12 अप्रैल 1861 से चला और 26 मई 1865 तक यह खत्म हुआ। प्रश्न 52, अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की नींव किसने रखा था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने रखा था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? 1789 में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी। प्रश्न 54, किसके शासनकाल में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी? जब फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी, फ्रांस का शासक कौन था? लुई 16वां था, ठीक है। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस में कौन सी व्यवस्था थी? सामंती व्यवस्था थी। फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई। 14 जुलाई। देखिए, 4 जुलाई किसका है? 4 जुलाई अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस है, और फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई, मत भूलिएगा। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को नारा किसने दिया था? फ्रांस की राज्य क्रांति ने नारा दिया था। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किसने दिया था? फ्रांस की राज्य क्रांति ने दिया था। मैं ही राज्य हूं, मेरे शब्द ही कानून है, लुई 14वां कहता था। बहुत ही निरंकुश शासक था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार पूछा जाता है। प्रश्न 59, वर्साय के शीश महल का निर्माण किसने किया था? लुई 14वां। लुई 14वां वर्साय के शीश महल का निर्माण किया था। यह पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं, इसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, टेस्ट सीरीज भी दिया है, वन लाइनर भी दिया है, 5500 वन लाइनर सीरीज है, ठीक है। ये लोग ले सकते हैं, केवल 150 रुपये में ही आपको दे रहा हूँ। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे यही नंबर है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, वरना नहीं लेना है तो कोई बात नहीं है, 3 से 4 दिन का समय बचा है, आप वीडियो ही देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लुई 14वां ने किसे फ्रांस की राजधानी घोषित किया था? वर्साय को। प्रश्न 61, लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा? जिसके समय में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी, 1774 में गद्दी पर बैठा था। 1774 में गद्दी पर बैठा था लुई 16वां।
लुई सोलहवां की पत्नी थी मेरी एंटवानेट, रानी थी मेरी एंटवानेट, कहाँ की राजकुमारी थी ये? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। टैले क्या है? हमने एक प्रकार का आपको बताया भी था कि चर्च के द्वारा मतलब कि दो प्रकार के कर होते थे। टीथ जो होता था चर्च वसूलता था और टैले जो था राजस्व कर था। तो टैले क्या था? एक प्रकार का भूमि कर था। प्रश्न 64, फ्रांसीसी क्रांति में सबसे अहम योगदान किसका था? वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो, ये तीन बड़े दार्शनिक थे फ्रांसीसी क्रांति के। प्रश्न 65, वाल्टेयर किसका विरोधी था? चर्च का विरोधी था वाल्टेयर। रूसो फ्रांस में किस शासन पद्धति का समर्थक था? लोकतंत्र का समर्थक था रूसो। साम्यवाद मत कर दीजिएगा, लोकतंत्र का समर्थक था रूसो। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, किसने कहा था? वाल्टेयर की यह पंक्ति है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? रूसो की रचना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की रचना है। लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? वॉल्टेयर की रचना है, लेटर्स ऑन इंग्लिश। प्रश्न 70, कानून की आत्मा की रचना किसने किया था? मॉन्टेस्क्यू ने किया था। कानून की आत्मा की रचना किसने किया है? मॉन्टेस्क्यू ने किया है। इसे कानून की आत्मा की रचना किसने किया? मॉन्टेस्क्यू ने किया है। अब यही इंग्लिश में आ जाएगा स्पिरिचुअल ऑफ लॉ। तो स्पिरिचुअल ऑफ लॉ किसने किया है? मॉन्टेस्क्यू। स्पिरिचुअल ऑफ लॉ कहिए या फिर कानून की आत्मा कहिए, मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, जैसे ऐसे समझ लीजिए, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखिए, कानून की आत्मा, आत्मा है ना, तो आत्मा के लिए क्या किया जाता है? मौन किया जाता है, तो मॉन्टेस्क्यू ऐसे सोच लीजिए, अब ये नहीं भूलेगा आपको। कानून की आत्मा, आत्मा के लिए मौन रखा जाता है, तो मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, क्योंकि कई लोग रूसो कर देते हैं क्योंकि एक ही जैसे नाम है। प्रश्न 71 देखिएगा, स्टेटस जनरल के अधिवेशन की शुरुआत कब हुई थी? 5 मई 1789। स्टेटस जनरल के अधिवेशन की शुरुआत कब हुई थी? 5 मई 1789। माप तौल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है? फ्रांस की देन है ये। हालांकि भैया हड़प्पा सभ्यता में दशमलव प्रणाली देखने को मिलती है, ठीक है, लेकिन आधुनिक विश्व में फ्रांस को माना जाता है। प्रश्न 73 देखिएगा, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का संदेश वाहक किसे माना जाता है? हार्डर को माना जाता है। प्रश्न 74, नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त को नेपोलियन का जन्म हुआ था। ध्यान रखिएगा, 15 अगस्त को नेपोलियन का जन्म हुआ था। 15 अगस्त 1769 को। नेपोलियन का जन्म किस जगह हुआ था? कोर्सिको द्वीप की राजधानी अजासियो में। कोर्सिको द्वीप की राजधानी अजासियो में नेपोलियन का जन्म हुआ था। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन के पिता थे कार्लो बोनापार्ट। प्रश्न 77, नेपोलियन ने कहां शिक्षा प्राप्त की थी? ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में नेपोलियन ने शिक्षा प्राप्त की थी। प्रश्न 78, नेपोलियन ने इटली में किस देश के प्रमुख को समाप्त कर दिया? नेपोलियन ने इटली में किस देश के प्रमुख को समाप्त किया? तो ऑस्ट्रिया के प्रमुख को। ठीक है, मतलब इटली पर ऑस्ट्रिया का जो शासन था, सरकार था, वो इटली पर प्रभुत्व स्थापित किया था, वहां दखलंदाजी देता था। तो नेपोलियन ने इटली में किस देश के प्रमुख को समाप्त किया? ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त कर दिया 1796 में। प्रश्न 79, फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत कब हुआ? 1799 में। पहली बार नेपोलियन कब काउंसिल बना? 1799 में नेपोलियन पहली बार काउंसिल बना। जीवन भर के लिए नेपोलियन कब काउंसिल बन गया? 1802 में। जीवन भर के लिए काउंसिल 1802 में बन गया। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 में। फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन का अंत कब हुआ? 1799। पहली बार नेपोलियन काउंसिल बनता है 1799 में ही। दूसरी बार काउंसिल बनता है, जीवन भर के लिए काउंसिल बनता है 1802 में। फ्रांस का सम्राट बनता है 1804 में। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये सब क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, विशेषकर ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को कहते हैं। यह क्वेश्चन देख लीजिएगा, इंग्लैंड को बनियों का देश सबसे पहले किसने कहा? बनिया मतलब व्यापारी, तो बनियों का देश यानी व्यापारियों का देश किसने कहा? नेपोलियन ने कहा। प्रश्न 85, नेपोलियन की पत्नी का नाम क्या था? पहली पत्नी जो नेपोलियन की थी, क्या नाम था इसका? जोजेफाइन। प्रश्न 86, ट्रफलगर का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? 21 अक्टूबर 1805 को ट्रफलगर का युद्ध हुआ था। किसके बीच में? इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच में। 21 अक्टूबर 1805 को इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच में ट्रफलगर का युद्ध हुआ था। प्रश्न 87, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने किया? बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने किया है? तो बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में नेपोलियन ने किया है। प्रश्न 88 देखिएगा, नेपोलियन का कोड किसे कहा जाता है? नेपोलियन द्वारा तैयार कानूनों का संग्रह। ये 6 से 8 वाले सीरीज में यह देखिए, ये भी प्रश्न आया हुआ था। ऐसे मैं गिना सकता हूं, ठीक है।
प्रश्न 89 देखिएगा, किस निर्जन टापू पर नेपोलियन को बंदी बनाकर रखा गया था? एल्बा के टापू पर, एल्बा के टापू पर रखा गया था। पहली बार जब बंदी बनाया गया था तो एल्बा के टापू पर रखा गया था, दूसरी बार जब बंदी बनाया गया था तो सेंट हेलेना द्वीप पर रखा गया, सेंट हेलेना द्वीप पर। मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को किस युद्ध में पराजित किया था? वाटरलू के युद्ध में 18 जून 1815 में। प्रश्न 91, नेपोलियन की मृत्यु कब हुई थी? 1821 में नेपोलियन की मृत्यु हुई थी। प्रश्न 92, नेपोलियन को किस नाम से जाना जाता है? लिटिल कॉर्पोरल कहा जाता है नेपोलियन को। प्रश्न 93, नेपोलियन के पतन का कारण क्या था? नेपोलियन का पतन कैसे हुआ? तो नेपोलियन का पतन ऐसे हुआ, जब इसने रूस पर आक्रमण कर दिया तो नेपोलियन का पतन हो गया। रूस पर आक्रमण करना ही नेपोलियन के पतन का कारण था। प्रश्न 94, इंग्लैंड के कारोबार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने किस व्यवस्था का सूत्रपात किया था? महाद्वीपीय व्यवस्था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसे। प्रश्न 95, किस समझौते के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने फ्रांस के प्रभुत्व को खत्म किया? वियना समझौता 1815। वियना समझौता 1815। प्रश्न 93, नेपोलियन के पतन का कारण क्या था? नेपोलियन का पतन कैसे हुआ? रूस पर आक्रमण करने के कारण ही नेपोलियन का पतन हुआ। रूस पर आक्रमण करना ही नेपोलियन के पतन का कारण था। प्रश्न 94, इंग्लैंड के कारोबार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने किस व्यवस्था का सूत्रपात किया? महाद्वीपीय व्यवस्था। किस समझौते के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने फ्रांस के प्रभुत्व को खत्म किया था? तो वियना समझौता 1815। मतलब वियना समझौते के तहत यूरोप के जो बाकी राष्ट्र थे ना, वो क्या हुआ? नेपोलियन के खिलाफ हो गए थे, फ्रांस के विरुद्ध हो गए थे। और वियना समझौता कब हुआ? 1815 में ही वियना समझौता हुआ। 1815 में ही नेपोलियन गिरफ्तार कर लिया गया। प्रश्न 1400 देखिएगा, यह थोड़ा सा क्रम गड़बड़ हुआ है, इस पर ध्यान मत दीजिए क्रम पर। किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस मार्च से की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन की पेरिस मार्च की तुलना गांधी जी गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह है इसकी तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से और मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अंग्रेजों ने 1760 में वांडीवास के युद्ध में किसे परास्त किया था? फ्रांसीसियों को। मतलब 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, ठीक है। और इसमें फ्रांसीसी क्या हुए थे? पराजित हुए थे। प्रश्न 96 देखिएगा, 19वीं सदी में पूर्वार्ध में इटली में कुल कितने राज्य थे? इटली में कुल 13 राज्य थे। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? जोसेफ मैजनी को माना जाता है। मैजनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैजनी का जन्म हुआ था जेनेवा में हुआ था। प्रश्न 99 देखिएगा, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन था? इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया। किस राज्य ने इटली के एकीकरण में अगुवाई की थी? इटली के एकीकरण में अगुवाई करने वाला राज्य था सार्डिनिया पिडमोंट। सार्डिनिया पिडमोंट। किसने इटली की समस्या को अंतरराष्ट्रीय समस्या बना दिया था? काउंट काबुर ने। काउंट काबुर ने। इटली के एकीकरण का तलवार, इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है गैरीबाल्डी को। इटली के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? मैजनी, काउंट काबुर और गैरीबाल्डी को। इटली के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? मैजनी, काउंट काबुर और गैरीबाल्डी को, ठीक है। मतलब इन्हीं लोगों की वजह से इटली का एकीकरण हो पाया। यंग इटली की स्थापना किसने किया था? जोसेफ मैजनी ने किया था। यह भी क्वेश्चन देखिए 6 से 8 वाले में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं यहाँ पर ऐसी सीरीज दी जाती है जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है आप लोगों के लिए, इसे आप हल्के में मत लिया करिए, ठीक है। गैरीबाल्डी ने किस नाम से सेना का संगठन किया? गैरीबाल्डी की जो सेना का संगठन किया था, इनकी जो संस्था थी उसका नाम था लाल कुर्ती, ठीक है। कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक कौन था? गिबर्टी। विक्टर एमेनुअल कहाँ का शासक था? सार्डिनिया का शासक था विक्टर एमेनुअल। जिन्हें ये लगता है कि मेरी स्पीड बहुत तेज है, मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता जा रहा हूँ, वो हमारी स्पीड को घटा बढ़ा सकते हैं, यूट्यूब की इस प्रकार की फैसिलिटी है। प्रश्न 108 देखिएगा, इटली के एकीकरण की शुरुआत किन राज्यों के मिलने से हुई थी? सार्डिनिया और पिडमोंट। लोम्बार्डी और सार्डिनिया, हाँ लोम्बार्डी और सार्डिनिया पिडमोंट, ठीक है। जब यह 2 राज्य मिल गए तो इटली का एकीकरण हो गया। प्रश्न 109, इटली देश का जन्म कब हुआ था? तो 2 अप्रैल 1860 को इटली का जन्म हुआ था। रोम को संयुक्त इटली की राजधानी कब घोषित किया गया? 1871 में। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों को हाथ में देना चाहिए, किसने कहा था? जोसेफ मैजनी ने कहा था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसे। जोसेफ मैजनी ने यह बातें कही थी। इटली का एकीकरण कब हुआ? 1871 में इटली का एकीकरण हुआ। किसने किया था? काउंट काबुर ने।
इटली की एकता का जन्मदाता कौन माना जाता है? इटली की एकता का जन्मदाता नेपोलियन को ही माना जाता है। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? बिस्मार्क ने। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क कौन था? प्रसा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था बिस्मार्क। भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जिस तरह से जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका थी, वैसे भारत के एकीकरण में या भारत के सभी रियासतों को एक करने में किसकी भूमिका थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी भूमिका थी। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहते हैं। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? मतलब जर्मनी के कई सारे राजा थे, तो सबसे शक्तिशाली राज कौन था जर्मनी का? वह था प्रसा। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में चाहता था? तो प्रसा के नेतृत्व में चाहता था। विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज कब पहनाया गया था? 8 फरवरी 1871 को। 8 फरवरी 1871 को विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज पहनाया गया था। 8 फरवरी 1871 को। बिस्मार्क को सबसे अधिक डर किससे था? तो बिस्मार्क को सबसे ज्यादा डर था फ्रांस से। जर्मनी की राष्ट्रीयता का संदेशवाहक किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को। देखिए, इटली की राष्ट्रीयता का जनक भी नेपोलियन बोनापार्ट है और जर्मनी की राष्ट्रीयता का संदेशवाहक भी नेपोलियन बोनापार्ट ही है। जर्मनी की आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे कहते हैं? फ्रेडरिक लिस्ट को। जर्मनी की राष्ट्रीय सभा को किस नाम से जाना जाता है? डायट। डायट कहाँ होती थी? डायट जो होती थी फ्रैंकफर्ट में होती थी। जर्मनी साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का शासन कब से कब तक था? 1815 से 1850। उस समय ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक था। किन दार्शनिकों ने एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी? राके, बोमर और लशर। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन कब हुआ था? मई 1848 में फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन हुआ था, मई 1848। विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रसा का रक्षा मंत्री वान रोन था। उस समय प्रसा का सेनापति कौन था? वॉन मोल्टेक था। वॉन मोल्टेक था। मतलब देखिए, विलियम प्रथम का जो प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री था बिस्मार्क था, ठीक है। रक्षा मंत्री कौन था? वान रोन। और सेनापति कौन था? वॉन मोल्टेक, ठीक है। बिस्मार्क प्रसा का चांसलर कब बना? 23 सितंबर 1862 को बिस्मार्क प्रसा का चांसलर बना, 23 सितंबर 1862 को। बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था? 1 अप्रैल 1815 को बेडनबर्ग में बिस्मार्क का जन्म हुआ था, 1 अप्रैल 1815 को बेडनबर्ग में। विलियम प्रथम ने किसे बाजीगर कहा है? बिस्मार्क को। किस युद्ध में ऑस्ट्रिया ने प्रसा के आगे समर्पण कर दिया? सिराजुआ युद्ध 1866। किस युद्ध में ऑस्ट्रिया ने प्रसा के आगे समर्पण कर दिया? सिराजुआ का युद्ध 1866। ऑस्ट्रिया ने प्रसा के आगे समर्पण किया था सिराजुआ युद्ध में 1866 में। प्रश्न 134, ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में कब शामिल हुआ था? 23 अगस्त 1866 में प्राग संधि के तहत। 23 अगस्त 1866 को प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ था। प्रश्न 135, सेडान का युद्ध किसके बीच में हुआ था? 15 जुलाई 1870 को फ्रांस और प्रसा के बीच सेडान का युद्ध हुआ था। प्रश्न 136, बिस्मार्क ने जर्मनी के किस सम्राट का राज्याभिषेक वर्साय के राजमहल में कराया था? विलियम प्रथम का, ठीक है। फ्रैंकफर्ट की संधि किसके बीच में हुई थी? फ्रांस और प्रसा के बीच में 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया? सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया। जर्मनी की दीवार का निर्माण कब हुआ था? 1861 में उत्तरी जर्मनी और दूसरी जर्मनी, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी में विभक्त हो गया था 1861 में। बाद में यह दीवार का निर्माण हुआ, लेकिन दीवार 1885 में गिरा दी जाएगी जर्मनी की, ठीक है। प्रश्न 139 देखिएगा, समाजवाद शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया? रॉबर्ट ओवेन ने किया। आदर्शवादी समाजवाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? कार्ल मार्क्स था। कार्ल मार्क्स कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का था। दास कैपिटल या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स ने लिखा था। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन को। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया था। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना किसने किया? 1884 में हुआ था। इस सोसाइटी की स्थापना दुनिया के मजदूर एक हों, यह नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने ही दिया था यह नारा। रूस के शासक को क्या कहा जाता है? जार। रूस के शासक को जार कहा जाता है। जारशाही व्यवस्था कब समाप्त हुई थी? 1917 में जारशाही व्यवस्था समाप्त हुई थी।
जार मुक्तिदाता के नाम से किसे जाना जाता है? अलेक्जेंडर द्वितीय। रूस का अंतिम जार कौन था? जार निकोलस द्वितीय। रूस की क्रांति हुई थी 1917 में। 1917 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, यही तात्कालिक कारण था। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति हुई थी। बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? लेनिन था। लेनिन ने किसका संगठन किया था? चेका का संगठन किया था लेनिन ने। लाल सेना का संगठन किसने किया? ट्रॉट्स्की। एक जार एक चर्च एक रूस का नारा किसने दिया था? जार निकोलस द्वितीय ने। रूस के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या कैसे हुई थी? बम विस्फोट की वजह से हुई थी। अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या बम विस्फोट से हुई थी। रूस में सबसे अधिक संख्या किसकी है? स्लाव लोगों की। ये स्लाव जाति है रूस की, इसकी संख्या सबसे ज्यादा है। अन्ना कैरोनिना के लेखक कौन है? अन्ना कैरोनिना के लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय। शून्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तुर्गनेव को। शून्यवाद का जनक माना जाता है तुर्गनेव। प्रश्न 162, रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? प्लेखानेव को। प्लेखानेव रूसी साम्यवाद का जनक है प्लेखानेव। प्रश्न 163 देखिएगा, सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कब और कहां हुई थी? 1903 में रूस में हुई थी। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 में रूस में होती है। 1903 में रूस में होती है। बोल्शेविक दल का नेता कौन था? लेनिन। प्रश्न 165, लेनिन ने रूस में कब क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की थी? 16 अप्रैल 1917 में। लेनिन ने रूस में कब क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की थी? 16 अप्रैल 1917 रूस। प्रश्न 166, इस योजना को किस नाम से जाना जाता है? अप्रैल थीसिस नाम से जाना जाता है। देखिए यह भी क्वेश्चन जो है कक्षा 6 से 8 वाला में एसएसटी में यह भी क्वेश्चन पूछा था अप्रैल थीसिस के बारे में। प्रश्न 167, रूस में नई आर्थिक नीति किसने और कब लागू हुई थी? 1921 में लेनिन ने लागू की थी नई आर्थिक नीति 1921 में। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहते हैं? स्टालिन को कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। लेनिन की मृत्यु कब हुई है? 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। रूस में नई आर्थिक नीति लेनिन ने ही लागू किया था 1921 में, ठीक है, और 1924 में लेनिन की मृत्यु होती है। राइट्स ऑफ मैन का लेखक कौन है? तो थॉमस पेन है। मदर की रचना किसने किया है? पुस्तक है मैक्सिको गोर्की है। अस्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? ट्रॉट्स्की है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा क्या था? युद्ध का अंत करो। यह लेनिन का नारा था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। इसीलिए मैं कह रहा हूं मित्रों, यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परीक्षा होने तक कम से कम 3 से 4 बार आप लोग देख लीजिएगा इसे। कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी कौन रहा है? फ्रेडरिक एंजल्स रहा है। फ्रेडरिक एंजल्स। किस वर्ष सोवियत संघ रूस बना? 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और रूस बना। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई है? इंग्लैंड से हुई है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग से हुई है? सूती कपड़ा उद्योग से हुई है। मैनचेस्टर से वर्सले तक किसने नहर बनाया है? ब्रेडले नामक इंजीनियर ने बनाया है 1761 में। मैनचेस्टर से वर्सले तक जो नहर बनी है ब्रेडले नामक इंजीनियर के नेतृत्व में बनी है 1761 में। प्रश्न 178, रेल के जरिए खानों से बंदरगाह तक कोयला ले जाने के लिए भाप इंजन का इस्तेमाल किसने और कब किया? जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। प्रश्न 179, औद्योगिक क्रांति के दौर में इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी कौन था? जर्मनी। मतलब जर्मनी और इंग्लैंड प्रतिद्वंदी थे औद्योगिक क्रांति में। तेज चलने वाले शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन ने किया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? जेम्स हार्ग्रीव्स एवं रिचर्ड आर्कराइट। स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया है? क्रॉम्पटन ने किया है। घोड़ा द्वारा चलाए जाने वाले करघा का आविष्कार किसने किया है? कार्टराइट ने किया है। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी। इंग्लैंड में गृहयुद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? चार्ल्स प्रथम। नहीं, इंग्लैंड में जो गृहयुद्ध हुआ था कब और किसके शासनकाल में हुआ था? तो चार्ल्स प्रथम के समय में हुआ था। इंग्लैंड में जो गृहयुद्ध हुआ था वह चार्ल्स प्रथम के समय में हुआ था 1642। तो चार्ल्स प्रथम। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 1688 में। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध किस वंश से है? ट्यूडर वंश से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड के किस राजा को फांसी की सजा मिली थी? तो चार्ल्स प्रथम के समय में ही गृहयुद्ध हुआ था और यही चार्ल्स प्रथम है जिनको फांसी की सजा हुई थी। प्रश्न 190, मैग्ना कार्टा क्या है? तो राजा जॉन, देखिए राजा जॉन को इंग्लैंड के सामंतों ने 1215 का समय हुआ था। 1215 में क्या हुआ था? उसमें इंग्लैंड के शासक थे राजा जॉन,
तो इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर कर दिया था और इसी अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो सर्वसाधारण के अधिकारों की घोषणा पत्र था। राजा जॉन ने इस पर हस्ताक्षर किया था 1215 में। प्रश्न 191, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई है? 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। 28 जुलाई 1914, यह डेट मत भूलिएगा। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? 4 वर्षों तक चला था। कितने देशों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था? 37 देशों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कहाँ हुई थी? बोस्निया की राजधानी सिराजुआ में हुई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण यह बार बार पूछता है, तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या ही तात्कालिक कारण था। और ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कहाँ हुई थी? तो यह बोस्निया की राजधानी सिराजुआ में हुआ था। बोस्निया की राजधानी सिराजुआ में ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हुई थी। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? तो जर्मनी ने किया था। इसके अलावा धुरी राष्ट्रों में ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली आदि देश भी थे। मित्र राष्ट्रों में कौन से देश शामिल थे? इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस। गुप्त संधियों की प्रणाली का जन्मदाता, गुप्त संधियों की प्रणाली का जन्मदाता कौन था? तो बिस्मार्क थे। प्रश्न 199, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली के बीच त्रिकूट का निर्माण कब हुआ? 1882 में हुआ था। ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली के बीच त्रिकूट का निर्माण 1882 में हुआ है। सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था कौन सी थी? तो काला हाथ। काला हाथ। प्रश्न 201, रूस जापान के बीच युद्ध कब से कब तक चला था? 1904-5 में रूस जापान के बीच गृह युद्ध चला था। प्रश्न 202, रूस जापान युद्ध का अंत किसकी मध्यस्थता में हुआ था? अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता में रूस जापान युद्ध का अंत हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता से रूस जापान युद्ध का क्या हुआ? अंत हुआ। मोरक्को संकट कब सामने आया था? 1906 में मोरक्को संकट हुआ था। 1906 में मोरक्को संकट सामने आया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कब किया? 1 अगस्त 1914 को। देखिए, जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कब किया? 1 अगस्त 1914 को। जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण कब किया? 3 अगस्त 1914 को। और 8 अगस्त 1914 को इंग्लैंड द्वितीय विश्व युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। 1 अगस्त 1914 को रूस पर आक्रमण किया जर्मनी ने और 3 अगस्त 1914 को फ्रांस पर। ठीक है, इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? 8 अगस्त 1914। यह तीनों डेट आप जरूर ध्यान रखिएगा, जब रूस, फ्रांस और इंग्लैंड युद्ध में भाग लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? वुडरो विल्सन। प्रश्न 208, किस घटना के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ? जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड लुसियाना, देखिए जर्मनी का यू बोट था, यू बोट, उसने इंग्लैंड के लुसियाना नामक जहाज को डुबो दिया। ठीक है, इस जहाज में देखिए, इस जहाज में इंग्लैंड का जहाज था, जर्मनी की यू बोट ने डुबोया, लेकिन तभी अमेरिका खुद पड़ा। क्यों? क्योंकि जो लुसियाना नामक जहाज था, इंग्लैंड की जहाज था यू लुसियाना, और जर्मनी का यू बोट इसने डुबो दिया लुसियाना जहाज को। तो उसमें लुसियाना जहाज में 1153 लोग मरे थे, जिसमें 128 व्यक्ति अमेरिकन थे, इसलिए अमेरिकी लोग मर गए, इसलिए अमेरिका युद्ध में कूद पड़ा। प्रश्न 209 देखिएगा, इटली मित्र राष्ट्रों की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? 26 अप्रैल 1915 को। अब इटली कब शामिल होता है? तो रूस कब शामिल होता है? रूस पर अटैक होता है, इंग्लैंड शामिल होता है। वैसे ही यहाँ पर इटली मित्र राष्ट्रों की तरफ से कब शामिल हुआ? 26 अप्रैल 1915 को। 1915 है। प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म हुआ? 11 नवंबर 1918 को। कब शुरुआत हुआ था? 28 जुलाई 1914। कब खत्म हुआ? 11 नवंबर 1918। मत भूलिएगा, 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ? 18 जून 1919 को। पेरिस शांति सम्मेलन हुआ 18 जून 1919 को। पेरिस शांति सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? कुल 27 देशों ने भाग लिया था। प्रश्न 213, वर्साय की संधि कब और किसके बीच में हुई थी? जर्मनी व मित्र राष्ट्रों के बीच में हुई थी 28 जून 1919। ये पेरिस शांति सम्मेलन 18 जून 1919, पेरिस शांति सम्मेलन 18 जून 1919 और वर्साय की संधि 28 जून 1919, 10 दिन का अंतर है, ध्यान में रखिएगा इसे। युद्ध के हर्जाने के रूप में जर्मनी से कितनी राशि की मांग की गई थी? 6 अरब 50 करोड़, लगभग 6.5 अरब रुपए की मांग की गई थी। 6 अरब 50 करोड़। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान था राष्ट्र संघ की स्थापना। ईस्ट तिमोर किस देश ने शासन किया? ईस्ट तिमोर पर इंडोनेशिया ने शासन किया।
देखिए मंचू राजवंश यह चीन का राजवंश था, इसका पतन कब हुआ? 1911 में। चीनी क्रांति का आगाज कब हुआ? 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति का आगाज होता है। चीनी क्रांति का नायक कौन है? sun yat-sen। sun yat-sen ने किस दल की स्थापना की? sun yat-sen ने किस दल की स्थापना की थी? तुंगमिंग दल की स्थापना की थी। तुंगमिंग दल की स्थापना का मकसद क्या था? चीन में मंचू राजवंश को समाप्त करना। क्रांतिकारियों ने sun yat-sen को अपनी सरकार का अध्यक्ष कब चुना? 29 दिसंबर 1911 को क्रांतिकारियों ने sun yat-sen को अपनी सरकार का अध्यक्ष चुना था। चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना कब हुई थी? 1911 में क्रांति के बाद। देखिए यह क्वेश्चन भी आपका क्लास 6 to 8 SST वाला में यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि यह क्वेश्चन देखिए यहाँ 1912 होगा, उसमें 1911 का ऑप्शन नहीं है, लेकिन 1911 या 1912 होना चाहिए। लेकिन उसमें आंसर की में थोड़ा गलत दिया है। आंसर की में 1948 को सही मान लिया गया है। हालांकि 1948 में गणतंत्र की स्थापना नहीं हुई थी, वहां पर माओ से तुंग की सरकार आई थी, कम्युनिस्ट सरकार आई थी। कम्युनिस्ट और गणतंत्र में अंतर है ना, ठीक है, तो 1912 होना चाहिए। अब देखिए सुधार में वो सुधार क्या करते हैं वो लोग। कोविनेट लीग सोसाइटी का संस्थापक कौन था? sun yat-sen। किसके समर्थन में sun yat-sen ने अपनी सरकार का नेतृत्व वापस लिया? युवान सिंह काई। 1912 में sun yat-sen ने कौन सी पार्टी बनाई थी? कुओमितांग पार्टी। डॉक्टर sun yat-sen ने अपनी सेना के संगठन के लिए किसे चुना था? जनरल गैलन को चुना था। डॉक्टर sun yat-sen के 3 सिद्धांत कौन है? राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। चीन का राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? डॉक्टर sun yat-sen को। sun yat-sen की मृत्यु कब हुई है? 1925 में डॉक्टर sun yat-sen की मृत्यु हो गई। कुओमितांग पार्टी से साम्यवादी लोग कब अलग हुए? 1927 में। कुओमितांग पार्टी से साम्यवादी लोग अलग हो गए 1927 में। चीन में 1927 में अलग हुए और 1928 में चीन में गृह युद्ध की शुरुआत हो गई थी। 1925 में हुनान के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? माओ से तुंग ने किया था। 1925 में हुनान के किसान आंदोलन का नेतृत्व माओ से तुंग ने किया, ठीक है। माओ से तुंग कहाँ का रहने वाला था? 1893 में हुनान में ही इसका जन्म हुआ है माओ से तुंग का। 234 देखिएगा, chiang kai-shek ने केंद्रीय सरकार की सत्ता कहाँ संभाली? तो chiang kai-shek ने केंद्रीय सरकार की सत्ता संभाली थी नॉनकिंग में। chiang kai-shek ने अपनी सरकार की स्थापना कहाँ की थी? फार्मोसा में। साम्यवादियों का दमन करने के लिए chiang kai-shek ने किस दल का गठन किया था? ब्लू शर्ट आतंकवादी दल। साम्यवादियों का दमन करने के लिए chiang kai-shek ने किस दल का गठन किया था? ब्लू शर्ट आतंकवादी दल। माओ से तुंग के नेतृत्व में जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1949 में। प्रश्न 238, चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? चीनी साम्यवादी गणतंत्र, जब साम्यवादी सरकार बनी उस समय प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो माओ से तुंग था। चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? चाउ एन लाई। प्रथम प्रधानमंत्री चाउ एन लाई था। प्रश्न 240, चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी कौन थी? हुनान। खुला दरवाजा की नीति कहाँ अपनाई गई? चीन में खुला दरवाजे की नीति अपनाई गई। खुला दरवाजे की नीति चीन में अपनाई गई। चीन का दरवाजा खोलने का श्रेय किसे दिया जाता है? ब्रिटेन को दिया जाता है। खुला दरवाजा की नीति का प्रतिपादक कौन था? जॉन हे। एशिया का मरीज किसे कहते हैं? चीन को। देखिए यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तुर्की को। एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1921 में। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई है। चीन में लाल क्रांति कब हुआ है? 1949 में चीन में लाल क्रांति की शुरुआत हुई है, मतलब कम्युनिस्ट सरकार बनी है। फासिस्ट किसे कहते हैं? अब देखिए फासिस्ट या फासीवाद को बहुत ही अच्छे तरीके से मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ आप लोग को। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों से असंतोष और सैनिकों की छटनी से पैदा हुए अराजक हालात को सुधारने के लिए मुसोलिनी ने भूतपूर्व सैनिकों की मदद से एक संगठन बनाया जिसे फासिस्ट कहते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो मित्र राष्ट्रों से लोग नाराज थे वही लोग फासिस्ट में शामिल हुए। फांसीवादी दल के स्वयंसेवक किस रंग की कमीज पहनते थे? काली कमीज पहनते थे। फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? मुसोलिनी को माना जाता है। किसे ड्यूस नाम से जाना गया है? ड्यूस। तो मुसोलिनी को कहा जाता था ड्यूस इसका उपनाम था। मुसोलिनी किसे सेना का अधिकारी नियुक्त किया? डियास को सेना का अधिकारी नियुक्त किया था मुसोलिनी ने। प्रश्न 251, जापान जर्मनी ने के साथ मुसोलिनी ने किस धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किया? रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी। जापान और जर्मनी के साथ मुसोलिनी ने किस धुरी राष्ट्र का निर्माण किया? रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी 1936। जापान और जर्मनी के साथ, मतलब देखिए मुसोलिनी जो था इटली का था और इसके सहयोगी जापान और जर्मनी थे, तो इन लोगों के साथ एक धुरी उसने बनाया, यूनियन बनाया, रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी। ठीक है,
प्रश्न 252, मुसोलिनी ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के खिलाफ कब युद्ध का ऐलान किया? मुसोलिनी ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के खिलाफ ऐलान किया था 10 जून 1939 को, 10 जून 1939 को। ठीक है। नाजी का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ था? नाजी का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। हिटलर का जन्म कब और कहाँ हुआ है? 20 अप्रैल 1889 को वान में हिटलर का जन्म हुआ है। 20 अप्रैल 1889 को वान में, जर्मनी में है यह वान। हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी या नाजी दल की स्थापना कब किया है? तो 1920 में इसने किया है नाजी दल की स्थापना। जर्मन वर्क्स पार्टी का संस्थापक कौन था? हिटलर था। हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री कब बना? 1933 में हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री बन जाता है 1933 में। हिटलर जिस समय प्रधानमंत्री बना उस समय जर्मनी का राष्ट्रपति कौन था? हिडेनबर्ग था। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? हिटलर ने दिया। हिटलर की आत्मकथा का नाम है माई कैंप। हिटलर की समर्थक उसे क्या कहते हैं? फ्यूरर कहते हैं, फ्यूरर। जिस तरह से मुसोलिनी को ड्यूस कहा जाता था वैसे ही हिटलर के समर्थक उसके फ्यूरर कहते थे। हिटलर के अनुयायी वहां पर कौन सा चिन्ह लगाते थे? स्वास्तिक का चिन्ह लगाते थे, स्वास्तिक का चिन्ह लगाते थे। नाजी दल के प्रचार का जिम्मा कौन संभालता था? गोएबल्स संभालते थे। नाजी दल के प्रचार का जिम्मा कौन संभालते थे? नाजी दल होता था जो इसका संस्थापक हिटलर था, इसके प्रचार का जिम्मा मतलब प्रचारक कौन थे? गोएबल्स थे। गोएबल्स, प्रचार करने वाले को गोएबल्स कहा जाता था। हिटलर ने किस नाम से गुप्तचर पुलिस विभाग का गठन किया? गेस्टापो। ये गुप्तचर पुलिस विभाग था, गेस्टापो। एडोल्फ हिटलर के लिए इस्लामी विरोधी नीति का मतलब क्या था? यहूदी विरोधी नीति। हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार कौन हुआ था? तो ऑस्ट्रिया पहला शिकार हुआ था हिटलर की विस्तारवादी नीति का। हिटलर की मृत्यु कब हुई थी? 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या कर ली। जब द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर हार गया तो 30 अप्रैल 1945 को इसने आत्महत्या कर ली। प्रश्न 1407, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? बर्लिन की दीवार गिराई गई थी 9 नवंबर 1985 को। हमने बताया था कि 1861 को बर्लिन की दीवार बनाई गई थी और 9 नवंबर 1985 को बर्लिन की दीवार गिरा दी गई। प्रश्न 268, दूसरा विश्व युद्ध कितने सालों तक लड़ा गया? दूसरा विश्व युद्ध जो लड़ा गया था 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक, मतलब 6 वर्षों तक। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब होती है? 1 सितंबर 1939 को दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। इस युद्ध का अंत कब हुआ? 2 सितंबर 1945 को। द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? 61 देशों ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध में कितने लोगों ने भाग लिया था? 37 देशों ने। और द्वितीय विश्व युद्ध में 61 देशों ने। देखिए यहाँ पर मैं पढ़ाता नहीं हूँ, घोल कर पिला देता हूँ आप लोगों को, यह ध्यान रखिएगा। पढ़ाना कार्य नहीं है, पिलाना कार्य है आप लोगों को। मतलब क्वेश्चंस का एक एक क्वेश्चन आपके माइंड में बैठ जाए और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। युद्ध का तात्कालिक कारण क्या है? जर्मनी का पोलैंड पर हमला। मतलब जो द्वितीय विश्व युद्ध था इसका तात्कालिक कारण क्या है? जर्मनी का पोलैंड पर हमला इसका तात्कालिक कारण है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेल का क्या नाम रखा था? डेजर्ट फॉक्स कहा जाता था उसे। जर्मन जनरल रोमेल का नाम क्या रखा गया था? डेजर्ट फॉक्स। म्यूनिख पैक्ट कब संपन्न हुआ? सितंबर 1938 में म्यूनिख पैक्ट संपन्न हुआ। जर्मनी ने किस संधि का उल्लंघन किया था? वर्साय की संधि का उल्लंघन किया था। जर्मनी ने वर्साय की संधि कब तोड़ी थी? 1935 में। देखिए 1935 में जर्मनी की वर्साय की संधि कब हुई थी? अच्छा, हुई कब थी? 28 जून 1919 को वर्साय की संधि होती है। और वर्साय की संधि का उल्लंघन कब किया जर्मनी ने? 1935 में वर्साय की संधि को तोड़ दिया। स्पेन में गृह युद्ध कब हुआ था? 1936 में। संयुक्त रूप से इटली और जर्मनी का पहला शिकार कौन सा देश हुआ था? इटली और जर्मनी का पहला शिकार कौन सा देश हुआ था? तो स्पेन हुआ था। सोवियत संघ पर जर्मनी के आक्रमण की योजना को क्या कहते हैं? जब सोवियत संघ पर जर्मनी ने आक्रमण किया तो उस योजना को क्या कहते हैं? तो बारबरोसा कहते हैं। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने कब प्रवेश लिया? अब इटली ने कब प्रवेश लिया द्वितीय विश्व युद्ध में? 10 जून 1940 को। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब आया? 8 सितंबर 1941 को। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और प्रथम विश्व युद्ध में तो वुडरो विल्सन थे, द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। इस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। किस संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है? वर्साय की संधि। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे दिया जाता है? द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रूस को दिया जाता है। मतलब रूस के कारण ही जर्मनी की पराजय हुई। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय दिया जाता है रूस को। अमेरिका ने जापान पर एटम बम का इस्तेमाल कब किया? 6 अगस्त 1945 को। जापान के किन शहरों पर एटम बम गिराया गया था? हिरोशिमा और नागासाकी। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश था जापान। अंतिम समय तक लड़ता रहा जापान।
प्रश्न 289, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। जापान के हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945। देखिए, हिरोशिमा पर बम गिरा था 6 अगस्त 1945 में, और नागासाकी पर कब बम गिराया गया था? 9 अगस्त 1945 नागासाकी पर। ध्यान में रखिएगा इसे। प्रश्न 1409, थोड़ा सा इसमें आपका क्रम बदल गया है, इसको ध्यान में मत दीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 5वें दशक के वर्षों में यूरेशिया में जनसंख्या के अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण को किस कारण से हुए थे? अनुकूल अप्रवास के कारण। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में इतना ज़्यादा परेशानी हो गई थी, इतना ज़्यादा दिक्कतें हो गई थी कि जब जानते हैं युद्ध होता है तो एक जगह से दूसरी जगह जनसंख्या का प्रवास होता है। ठीक है। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? मैंने बताया था एशिया का मरीज चीन को कहते हैं, यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। पॉन इस्लामिज्म का नारा किसने दिया था? अब्दुल हमीद द्वितीय ने। युवा तुर्क आंदोलन कब हुआ है? 1962 में युवा तुर्क आंदोलन हुआ है। किसके शासनकाल में युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत हुई थी? अब्दुल हमीद द्वितीय के समय में युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ की गई भीषण अपमानजनक संधि को किस नाम से जाना जाता है? शेबर की संधि। यह तुर्की के साथ प्रथम विश्व युद्ध में की गई थी, शेबर की संधि तुर्की के साथ। ठीक है। और यह जो शेबर की संधि हुई थी 10 अगस्त 1920 को हुई थी। शेबर की संधि को किसने मान्य श्रृंगार कर दिया? मुस्तफा कमाल पाशा। ठीक है। अतातुर्क के नाम से किसे जाना जाता है? अतातुर्क मतलब तुर्की का पिता। मुस्तफा कमाल पाशा को अतातुर्क कहते हैं। मुस्तफा कमाल पाशा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1891 में कमाल पाशा का जन्म होता है। कहाँ होता है? सेलेनिका में। 1891 में मुस्तफा कमाल पाशा का जन्म होता है सेलेनिका में। तुर्की में एकता और प्रगति समिति के संस्थापक कौन थे? तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन कब हुआ? तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन कब हुआ? 1889। तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन हुआ था 1889 में। शुरू में कमाल पाशा किस समिति के प्रभाव में आए? इसी एकता और प्रगति समिति जिसकी स्थापना 1889 में हुई थी, इसी के प्रभाव में कमाल पाशा आ गए। किस युद्ध में एक सेनापति के रूप में कमाल पाशा ने सफलता पाई थी? गल्लीपोती का युद्ध। कमाल पाशा ने सैनिक पद से कब इस्तीफा दिया था? 1919 में। अखिल तुर्क कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता कमाल पाशा ने किया था? ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, ध्यान रखिएगा। लौजान की संधि किसके बीच में हुआ था? तुर्की और यूनान के बीच में। तुर्की और यूनान के बीच में लौजान की संधि हुई थी 1923 में। तुर्की और यूनान के बीच में लौजान की संधि हुई थी 1923 में। तुर्की गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी? 23 अक्टूबर 1923 को तुर्की गणतंत्र की घोषणा हुई थी। खिलाफत को तुर्की में किसने समाप्त किया? कमाल पाशा ने ही तुर्की में खिलाफत को समाप्त कर दिया। जब अंतिम खलीफा थे कमाल पाशा। तुर्की में नए संविधान की घोषणा कब हुई थी? 20 अप्रैल 1924 को। तुर्की में नए गणतंत्र का राष्ट्रपति कौन था? मुस्तफा कमाल पाशा। रिपब्लिकन पार्टी का संस्थापक कौन था? मुस्तफा कमाल पाशा। तुर्की भाषा परिषद की स्थापना कब हुई है? 1932 में। तुर्की में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? 1933 में। तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य कब घोषित किया गया था? 1924 में तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया। तुर्की में कौन सा कैलेंडर प्रचलित हुआ था? ग्रेगोरियन कैलेंडर प्रचलित में आया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर कब प्रचलन में आया था? 26 जनवरी 1925 को। 26 जनवरी 1925 को तुर्की में ग्रेगोरियन कैलेंडर प्रचलन में आया था। मतलब जो कैलेंडर हमारे वहाँ चलता है वही कैलेंडर वहाँ भी प्रचलन में आया था 26 जनवरी 1925 को। इस्तांबुल का पुराना नाम क्या है? तो कुस्तुनतुनिया। ठीक है, कुस्तुनतुनिया इसका पुराना नाम है। अब देखिए, तुर्की में टोपी और बुर्का पर कानूनी प्रतिबंध। बताइए, इतने साल पहले, लगभग 100 वर्ष पहले तुर्की में आधुनिकता आ गई थी और टोपी और बुर्का पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया था 25 नवंबर 1925 में। और दूसरा कोई नहीं, वहां की सरकार ने ही लगाया था। ठीक है, बहुसंख्यक सरकार जो थी वही लगाई थी वहां पर। कमाल पाशा की मृत्यु कब हुई है? 1938 में कमाल पाशा की मृत्यु हो गई। जापान के साम्राज्यवाद का पहला शिकार कौन हुआ था? चीन। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किसने किया था? मोतो सुहितो ने। किसने बलपूर्वक अमेरिकी व्यापारियों के लिए जापान का द्वार खोला था? अमेरिकी नाविक बेरी। अमेरिकी व्यापारियों के लिए जापान का द्वार खोला था अमेरिकी नाविक बेरी ने 1863 में। जापान में कब सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई थी? 1872 में सैनिक सेवा पूरी तरह से अनिवार्य कर दी गई थी जापान में। जापान ने रूस को कब हराया था? 1905 में। जापान छोटा सा देश, जापान, उसने इतने बड़े देश रूस को हरा दिया था 1905 में। किस संधि के जरिए जापान रूस युद्ध की समाप्ति हुई थी? पोर्ट्समाउथ की संधि हुई थी 5 सितंबर 1905 को हुई थी। और इसी संधि से रूस और जापान के बीच युद्ध को समाप्त कर दिया गया था।
पीतातंक के नाम से किस देश को जाना जाता है? जापान को पीतातंक के नाम से जाना जाता है। जापान ने राष्ट्र संघ की सदस्यता कब त्याग दी थी? 20 मार्च 1933। 20 मार्च 1933 जापान ने राष्ट्र संघ की सदस्यता को त्याग किया था। 20 मार्च 1933 को जापान ने राष्ट्र संघ की सदस्यता को त्याग दिया था। 20 मार्च 1933 को जापान ने राष्ट्र संघ की सदस्यता को कब त्याग दिया था? 20 मार्च 1933 को। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने किसका साथ दिया था? धुरी राष्ट्र का। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने किसका साथ दिया था? धुरी राष्ट्र का साथ दिया था। अमेरिका ने जापान पर एटम बम का इस्तेमाल कब किया था? 6 अगस्त 1945 को। कहाँ किया था? हिरोशिमा में किया था। जापान ने किस शहर पर अमेरिका ने एटम बम गिरा था? हिरोशिमा और नागासाकी पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका आधुनिक भारत शुरू हो जा रहा है। तो यह देखिए पूरा मैंने कहा 370 क्वेश्चन, गलती से कर दिया, 328 क्वेश्चन है कुल मिलाकर। 328 रामबाण क्वेश्चंस जो आप लोग के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं और ये आपके खत्म हो गए। यह विश्व इतिहास की इतनी बड़ी लंबी सीरीज थी, मैराथन सीरीज थी, और आप लोग कहेंगे भी और सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन यह ध्यान रखिएगा यह मैराथन सीरीज है और विश्व इतिहास से संबंधित जितना भी प्रश्न आएगा, अगर आपके 20 प्रश्न आ जाते हैं विश्व इतिहास के, 80 में से 20 प्रश्न आ जाते हैं, तो यकीन मानिए इस 20 में से कम 14-15 क्वेश्चन आप लोग को हमारी इसी मैराथन सीरीज से देखने मिलेंगे। ठीक है, यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कम से कम कितना समय हुआ, देखिए 1 घंटा भी नहीं हुआ है, 1 घंटा 1 मिनट, सिर्फ 1 घंटे की सीरीज में पूरा विश्व इतिहास आपका कंप्लीट हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस 1 घंटे की सीरीज को आप अच्छे से देख जाइए और यहाँ से काफ़ी प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस पीडीएफ को जो भी लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप मैसेज करिएगा, ऊपर भी शो हो रहा है और यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, केवल 150 रुपया आप पेमेंट करिएगा, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, यही नंबर है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, मैं आप लोग को ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ग्रुप में जब ऐड कर दूंगा तो ये पीडीएफ आपको पास होगा। ये 5500 क्वेश्चन की सीरीज है जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री की वन लाइनर सीरीज है और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी है। तो ये देखिए यह जो वीडियो था ये वन लाइनर था, विश्व इतिहास का वन लाइनर। अब अगला जो सीरीज दूंगा मैं विश्व इतिहास का टेस्ट सीरीज करा दूंगा। ठीक है, और वहां से भी प्रश्न आप लोग को देखने मिलेगा, तो बिल्कुल अच्छे से आप देख लीजिए। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।